हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का सरफेस केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में स्वागत है। इसके पहले इस चैप्टर का 2 हिस्सा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। चलिए इस हिस्से में, इस नए पार्ट में, इस नए लेक्चर में हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच जो अंतर है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, एड्जॉर्प्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है दोस्तों, तो एक कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ पे अन्य पदार्थों का आकर क्या होना, इसके बाहरी सतह पर आकर एकत्रित होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसमें जो है, इसमें ये जो होता है, जो अन्य पदार्थ आकर ठोस की बाहरी सतह पर एकत्रित होते हैं उसको हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा हम लोगों ने की है, ठीक है। और जिस सतह पर अधिशोष्य आके एकत्रित होते हैं, यानी कि सतह पर, ये जो सतह है इस सतह पर आकर अधिशोष्य एकत्रित हो रहा है, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस सतह को ही हम लोग अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। आइए इन दोनों के बीच में अंतर को पढ़ा जाए। अधिशोषण का मतलब क्या कि 2 चीज़ है उसमें, एक है अधिशोषक और एक होता है अधिशोष्य। ये जो सतह है जिस पे अधिशोष्य को चिपकना होता है उसको अधिशोषक कहते हैं, और जो आके एकत्रित होता है, चिपकता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधिशोष्य कहते हैं। तो ये अधिशोषक और ये जो आके एकत्रित हो रहा है इसको कह रहे हैं अधिशोष्य। अगर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण बल लगता है, अगर ये एट्रैक्शन जो काफ़ी दुर्बल हो, कमज़ोर हो, तो वैसा जो अधिशोषण है उस अधिशोषण को हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। कहने का मतलब कि अधिशोषक और अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोष्य, देखिए इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्या होता है, वांडर वाल फोर्स होता है, यानी काफ़ी दुर्बल बल होते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को देखे इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। क्या था कि मान लीजिए ये स्केच है, इस स्केच पे धूल कण का एकत्रित होना, और धूल कण जो है इस स्केच के सतह पर काफ़ी मतलब कि वीक एट्रैक्शन लगा के इसके ऊपर चिपका हुआ है। अगर हम चाहें तो आराम से इससे धूल कण हम बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो अधिशोषण हैं, यानी कि ऐसे अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य काफ़ी दुर्बल आकर्षण बल लगे, यानी कहने का मतलब वांडर वाल आकर्षण बल लगे, तो वैसे अधिशोषण को हम लोग दोस्तों क्या, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और यदि इन दोनों के मध्य एट्रैक्शन जो केमिकल बॉन्ड द्वारा एट्रैक्शन हो, यानी केमिकल बॉन्ड द्वारा ये बंधे हो, तो वह जो है केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन यानी कि रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। कहने का मतलब कि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य वांडर वाल बल हो तो भौतिक अधिशोषण होता है, और अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्या हो, रासायनिक बंधन हो, तो वह क्या होता है, आपका रासायनिक अधिशोषण होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, कह रहा है कि यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट कहने का मतलब ये खास होते हैं, सॉरी, ये कह रहे हैं यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। क्या? ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते, यानी कि खास नहीं होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो धूल कण आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि धूल कण आ रहा है तो आपके स्केच पे आके ही चिपकेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये धूल कण आपके स्केच पे भी आके चिपक सकता है, आपके शरीर के, आपकी त्वचा पे भी आके चिपकेगा, आपके कपड़ों पे भी आके चिपकेगा। यानी इसका कोई ख़ास कंडीशन नहीं है कि ये आएगा तो आपके स्केच पे ही चिपकेगा। ये कोई नियम नहीं है कि आएगा तो बुक पे ही, या आएगा तो कार पे ही, आपके कार के सतह पर ही आके एकत्रित होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यानी भौतिक अधिशोषण में, कहने का मतलब भौतिक अधिशोषण में ये जो अधिशोषण की जो क्रिया होती है ये विशिष्ट नहीं होती है। यानी इसमें अधिशोष्य जो है, अधिशोषक की किसी भी सतह पर जाके क्या होते हैं, मतलब धूल कण जब आ रहा है तो प्रत्येक सतह पर, किसी भी सतह पर जाके चिपक सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है,
कहने का मतलब कि आप अपने पे लीजिए, आप अभी बेंच पे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेंच जो है, बेंच का जो सतह है अधिशोषक है, और आप जो हैं बेंच के ऊपर बैठे हैं तो वो क्या है, अधिशोष्य है। तो जरूरी है कि आप जो पहले कतार वाले बेंच पे बैठे तो उसी पे बैठिएगा, उस पे से पीछे वाले बेंच पे भी बैठ सकते हैं, उसके पीछे वाले बेंच पे भी, यानी किसी भी बेंच पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यह इस प्रकार का जो अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण जो होता है विशिष्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये प्रकृति में क्या होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, रासायनिक बंधन जो होता है, रासायनिक बंधन बनने के लिए रूल होता है, नियम होता है। सभी के साथ लिंकेज नहीं होते हैं, सभी के साथ बंधन नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पे क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन इसके परत पे आके चिपक जाता है और बना लेता है क्या दोस्तों, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। अब हम चाहेंगे कि एल्युमिनियम पे कॉपर को चिपका दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर बॉन्ड के लिए एक विशेष परिस्थिति होती है, एक नियम का पालन करना होता है। यानी रासायनिक बंधन जो है एक नियम के तहत बनता है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन आपकी मर्जी, धूलकण जो है, धूल कहीं भी जाके चिपक सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है जो यहाँ पे धातु पे एल्युमिनियम पे आके ही एकत्रित हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। कहने का मतलब कि रासायनिक बंधन बनाने में एक खास कंडीशन होता है, इसलिए भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होते हैं प्रकृति में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। खास तत्वों के साथ ही किसी खास तत्व का लिंकेज होता है, बॉन्ड बनता है। सभी तत्व सभी के साथ लिंकेज, सभी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है। तो अभिक्रिया के बारे में आप समझिए, पढ़े होंगे आप लोग, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक होता है रिवर्सिबल अभिक्रिया, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रिवर्सिबल, यानी जो रिवर्स हो सके। यानी कहने का मतलब कि अभिकारक, अब कोई अभिकारक लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि A+B करके आप बना रहे हैं, ए भी आ गया, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगी, अभिक्रिया या रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये कब होगी, इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब कहेंगे, जब ए और बी अभिक्रिया के उपरांत ए बी तो बन रहा है और फिर इसको तोड़ के हम लोग ए और बी में तोड़ सकते हैं, तो यह जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय कहलाती है। अगर मान लीजिए ए और बी अभिक्रिया करके ए बी बनाते हैं, लेकिन फिर इसको ए बी को तोड़ के ए और बी में नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसको उत्क्रमणीय कहते हैं। कहने का मतलब कि एक वस्तु से जब कोई दूसरा उत्पाद बनाते हैं, कोई दूसरा वस्तु बनाते हैं और पुनः उस दूसरे वस्तु से प्रथम वस्तु में अगर आ जाते हैं तो वैसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अन्यथा अगर प्रथम अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं फिर उत्पाद से आप अभिकारक नहीं बना पाते हैं, तो वैसी जो अभिक्रिया है वह इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो सोचने वाली बात है कि ये जो कहने का मतलब ये जो स्केच है इस पर आपके धूलकण आके एकत्रित हो रहे हैं, तो ये जो अधिशोषण है कैसा अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण है। तो ये धूलकण आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, फिर पुनः धूलकण आके इस पर चिपक जाएगा, फिर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, यानी कि यह रिवर्स हो रही है। यानी कि भौतिक अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय है, यानी रिवर्स हो रही है, यानी इसको पुनः उसके प्रारंभिक अवस्था में हम इसको पुनः हम ला सकते हैं। जबकि केमिकल बॉन्ड एक बार बन जाए तो उसको तोड़ना संभव नहीं है। कहने का मतलब कि यह जो है इसमें जो है कहने का रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, रासायनिक बंधन बनता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, आसानी से अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, यानी कि पुनः इसको प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होने के कारण ये अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब आइए तीसरी बात कि इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी, एंथैल्पी कहने का मतलब कि एंथैल्पी एक ऊर्जा होती है, तो इसकी अधिशोषण की एंथैल्पी आप सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि भौतिक अधिशोषण में पहला पॉइंट है अधिशोषण और अधिशोष्य के बीच में क्या होता है, वांडर वाल फोर्स होता है, जो काफ़ी दुर्बल होते हैं। तो जब दुर्बल फोर्स है तो उसको तोड़ने में ऊर्जा अधिक लगेगी कम लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब दुर्बल फोर्स है तो उसको तोड़ने में दोस्तों कम ऊर्जा लगेगी, और जो केमिकल बॉन्ड होता है वह स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मजबूत बल होता है, तो उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है दोस्तों, क्योंकि वांडर वाल फोर्स होता है, वांडर वाल फोर्स क्या है, वीक है, दुर्बल बल है, तो दुर्बल बल होने के कारण इनकी एंथैल्पी ऊर्जा का मान कम होता है, ठीक है ना। और ये केमिकल बॉन्ड से बने होते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन में
ये जो होते हैं अधिशोष्य और अधिशोषक जो होते हैं एक दूसरे से रासायनिक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, जिस कारण इनकी एंथैल्पी का मान क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है, उच्च होता है। इसकी एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है और इसकी एंथैल्पी का मान 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब ये पॉइंट नंबर 5, यह ताप बढ़ने पर घटता है। दोस्तों इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था फिजिकल एग्जॉस्शन में कि आप बेंच पर कहीं भी बैठ सकते हैं, पहले वाले बेंच पे बैठ सकते हैं, दूसरे वाले बेंच पे बैठ सकते हैं, तीसरे वाले बेंच पे बैठ सकते हैं। तो वैसी जो अधिशोषण है उस अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस अधिशोषण को हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि ये बेंच है और इस बेंच पर आपका बैठना ये वीक अट्रैक्शन है। ये कौन सा अधिशोषण है दोस्तों, ये भौतिक अधिशोषण है। अब ये आप अधिशोष हैं और ये बेंच का जो सतह है ये क्या है, अधिशोषक है। अब आप सपोज यानी कि आप मानिए नीचे से अगर कोई आग लगा दे, नीचे से कोई आग लगा दे यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दे, तो आप उस बेंच पे बैठे रहिएगा कि हट जाइएगा, तो हट जाइए यानी कि अधिशोषण क्या हो रहा है, घट जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण में जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। भौतिक अधिशोषण में जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अधिशोषण का दर क्या होता है, घटता है। आप बेंच से क्या होते हैं, दूर भागते हैं, बेंच पे बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी कि यह ताप बढ़ने पे क्या होता है, भौतिक अधिशोषण घटता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया का जो दर है ताप पर कैसे निर्भर करता है। ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे है कि ये जो अधिशोषण और इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड। यानी कि एक रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, यानी एक अभिक्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ताप बढ़ाइएगा तो इसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अधिशोषण का दर क्या होगा, और बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि एल्युमिनियम है, उस पर ऑक्सीजन रखा हुआ है, तो नीचे से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन और एल्युमिनियम से क्या होगा, चिपकता जाएगा। यानी कि रासायनिक अधिशोषण में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अधिशोषण का दर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसमें ताप बढ़ाने पर, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण का दर घटता है और रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण का दर इंक्रीज करता है, बढ़ता है। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि इतना छोटा स्पेस है, इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बाहरी सतह का जगह यानी कि स्पेस, तो कहने का मतलब कि जितना स्पेस बढ़ेगा, जितना जगह बढ़ेगा, उतने अधिक से अधिक क्या होंगे, धूलकण आके एकत्रित होंगे। जितना जगह आपको मिलेगा, मतलब जितना जगह ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा धूलकण आगे क्या होंगे, एकत्रित होंगे। यानी कि जगह ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, स्थान ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, जितने अधिक क्षेत्रफल बढ़ेंगे उतने अधिक क्या होंगे, धूलकण आकर एकत्रित होंगे। इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव भौतिक अधिशोषण पर पड़ता है। यानी कि क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, स्पेस जितना बढ़ेगा, अधिशोषण का दर बढ़ता जाएगा। उतने अधिक से अधिक जो है आपके धूलकण क्या होंगे, वहां पे आके एकत्रित होते जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए ये दोनों में लागू होता है, भौतिक अधिशोषण में भी लागू होता है और रासायनिक अधिशोषण में। जाहिर सी बात है कि अधिशोषण का मतलब क्या हुआ कि ये सतह है, कोई पदार्थ का सतह है और इस पदार्थ में अन्य पदार्थ का आकर चिपकना ही अधिशोषण है। और ये जितना अधिक सतह बढ़ेगा उतना अधिक क्षेत्रफल बढ़ेगा और जितना अधिक क्षेत्रफल बढ़ेगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, अधिशोषण होंगे। तो दोस्तों ये भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों के लिए है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण का भी दर भी बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण का दर भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो भौतिक अधिशोषण का दर बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण का भी दर बढ़ता है। देखिए यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, ये सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है ना, समानता है। अब देखिए कह रहा यह बहुआण्विक स्तर बनाता है। बहुआण्विक स्तर कहने का मतलब वही है, सिंपल सी बात है, बार बार एक ही एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं। कहने का मतलब कि या मान लीजिए एक बुक है, उस पर क्या होगा, धूलकण आएंगे,
फिर धूलकण का दूसरा परत आएगा, फिर तीसरा परत आएगा, चौथा परत आएगा, पांचवा परत आएगा। कहने का मतलब एक परत उसके ऊपर दूसरा कहने का मतलब कि अगर आप बुक इस तरह छोड़ देते हैं तो पहला दिन पतला परत बनता है धूलकण का, दूसरे दिन उससे मोटा, तीसरे दिन उससे मोटा, चौथे दिन उससे मोटा, पांचवें दिन उससे मोटा, यानी कि धूलकण और धूलकण का जो परत है वो बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब भौतिक अधिशोषण वही ना, अभी जो एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं क्या, कि किसी भी पदार्थ पे अन्य पदार्थ का आकर चिपकना, लेकिन उनके बीच में जो एट्रैक्शन हो क्या हो, दुर्बल हो, यानी कि वांडर वाल फोर्स हो। तो एक एग्जाम्पल है वही कि आपके किताब पे धूलकण का एकत्रित होना, तो पहला परत आकर एकत्रित होगा, फिर दूसरा परत आकर एकत्रित होगा, तीसरा परत आकर एकत्रित होगा, यानी इसमें कई अधिक परतें होंगी, यानी इसमें बहुआण्विक परत हो जाएगा। किसमें तो भौतिक अधिशोषण में, या बहुआण्विक स्तर बनाते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्ड जो है, अब देखिए यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि और इस पे एक ऑक्सीजन आ जाए तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक परत बना दे रहा है, एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Al2O3 बना रहा है, ऑक्सीजन का परत बन गया, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का परत, और फिर ऑक्सीजन इस पे आके, तो अब ऑक्सीजन को तो एल्युमिनियम नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए ऑक्सीजन फिर इससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि इसमें केवल एक ऑक्सीजन की परत बनेगी, इसमें केवल केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल एक परत बनती है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में बहुआण्विक परत यानी कि एक से अधिक परतें बनती है। तो यह बहुआण्विक स्तर बनाता है, यानी कि धूलकण पे एक कण धूलकण का एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, परतों पर बनते जाएंगे, यानी इसमें बहुआण्विक स्तर बनता है। और इसमें क्या होता है, एक आणविक स्तर बनता है। कारण क्या, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा होगा कि एल्युमिनियम पे जब ऑक्सीजन चढ़ा दिए तो ये जो लेयर है किसका है, ऑक्सीजन का है। अब फिर आप ऑक्सीजन चढ़ाइएगा तो फिर तो ऑक्सीजन आ जाएगा ना, एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, यानी कि फिर दूसरा परत नहीं बनेगा। तो इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल एक परत होती है और फिजिकल एडजॉर्प्शन में बहुत अधिक परतें होती है, ठीक है ना। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि आप बेंच पे बैठे हैं, कौन सा अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। आप बेंच पे बैठे हैं वह है आपका भौतिक अधिशोषण। जितना अधिक प्रेशर ऊपर से डाला जाए आपको, उतना अधिक आप बेंच से चिपकती जाइएगा। जितना अधिक हम प्रेशर अगर आपके ऊपर लगाएं उतना अधिक आप क्या होंगे, बेंच से चिपकते जाएंगे, यानी अधिशोषण का दर बढ़ता जाएगा। कैसा अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। बेंच पर आपका बैठना कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है, भौतिक अधिशोषण का उदाहरण है। तो कहने का मतलब कि आप बेंच पे बैठे हैं और ऊपर से प्रेशर लगाया जाए, और जाहिर सी बात है कि अगर प्रेशर नहीं होता तो आप क्या अंतरिक्ष की तरह उड़ते। हम अगर जमीन पे चलते हैं तो कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक कारण है वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव भी ग्रेविटी के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो ये दबाव के कारण ही हम पृथ्वी पे धरातल पे चल पाते हैं, ठीक है ना। और ये दबाव हट जाता तो मेरा जो है, हम लोगों का जो धरती से जो संपर्क है पैरों का, वह क्या होता है, छूट जाता है और हम लोग हवा में तैरने लगते हैं, जैसा कि स्पेस में होता है। तो जितना अधिक दबाव होता है उतना अधिक हम क्या होते हैं, पृथ्वी से जुड़ते जाते हैं। तो जितना अधिक दबाव होगा अधिशोषण का दर उतना ही अधिक क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार बंधन जब बन गया, केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, एक बार बंधन बन गया तो अब जब इस पे दबाव डालिएगा तो बंधन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। बंधन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में इसके जस्ट अपोजिट होता है। भौतिक अधिशोषण में दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का दर बढ़ेगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण का दर क्या होता है दोस्तों, घटता है। अब देखिए एक और पॉइंट है सक्रिय ऊर्जा। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में सक्रिय ऊर्जा के बारे में चर्चा किए थे। तो सक्रिय ऊर्जा किस में सहायक होता है, तो अभिक्रिया कराने में। सक्रिय ऊर्जा किस में सहायक होता है, अभिक्रिया कराने में। अब सिंपल सी बात है कि भौतिक अधिशोषण में कोई अभिक्रिया होती नहीं है। भौतिक अधिशोषण, मान लीजिए कि धूलकण आके इस पे एकत्रित हुए, कौन सी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं है, इसमें कोई अभिक्रिया होने वाली नहीं है, क्यों, इसके सतह पर आकर एकत्रित हो गया, अभिक्रिया नहीं हो रही है। सक्रिय ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि अभिक्रिया कराने के लिए, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को सक्रिय कर दे, यानी कि अभिकारक को क्या कर दे, अभिकारक को मध्यवर्ती तक रूपांतरित कर दे, यानी कि अभिक्रिया को सक्रिय बना दे। तो कहने का मतलब कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई अभिक्रिया बोल के कोई चीज़ नहीं होती है जिस कारण इसके सक्रिय ऊर्जा का मान, यानी कि इसमें कोई, अब मान लीजिए इस पर धूलकण आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं, इसको कराने की आवश्यकता है, यानी इसमें कोई ऊर्जा दे नहीं रहे आप,
बिना ऊर्जा के ही अभिक्रिया हो रही है, यानी कहने का बिना ऊर्जा के ही धूल कण आगे इस पे क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं परत दर परत। लेकिन रासायनिक एड्जॉर्प्शन में यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में होता क्या है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड यानी कि अभिक्रिया होती है। और जब अभिक्रिया होगी दोस्तों, तो अभिक्रिया कराने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इसके सक्रिय, जिस कारण इसके सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक होगा बेसिकली, तो इसके सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, इसके अपेक्षा इसके सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो दोस्तों भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में ये कुछ मुख्य फैक्ट है इन दोनों से संबंधित, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद वाले लेक्चर के लिए आप लोग आने वाले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। Peace.